नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम भारतीय संविधान से पूछे गए एमसीक्यूज को यहाँ पे कवर करते हैं। ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देखते हैं बल्कि इनसे रिलेटेड जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं और जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि कौन सा क्वेश्चन सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहाँ पर चलते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए, कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर यहाँ पर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का 8वां भाग है। अगर आपने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज सभी एमसीक्यूज, और ये सभी एमसीक्यूज आपके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज हैं, हम उनको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन और इसे अपनाया गया था 1950 में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया था। ठीक है, भारत का राष्ट्रगीत क्या है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल कितना है? तो पूरे राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? राइट आंसर है 52 सेकंड का समय पूरे राष्ट्रगान को गाने में लगता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आपसे पूछा जाता है। अब इसी का एक नया वर्जन आपसे पूछा जाता है। यह तो पूरे राष्ट्रगान को गाने में समय लगता है, आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रगान को गाने की जो न्यूनतम अवधि है, जिसमें केवल शुरू की लाइंस और आखिरी की लाइंस गाई जाती हैं, उसमें कितना समय लगता है? तो जब हम न्यूनतम अवधि की बात करेंगे जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग गाई जाती है, उसमें केवल 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो पूरा राष्ट्रगान 52 सेकंड, न्यूनतम अवधि 20 सेकंड। और अगर पूछा जाए जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसको गाने में कितना समय लगता है? तो वंदे मातरम को गाने में 65 सेकंड का समय यहां पर लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो जो संविधान सभा थी उन्होंने ही हमारे जो ये राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक है, इनको अपनाया था। जो हमारा राजकीय चिन्ह है, जो अशोक की लाट है, इसे कब अपनाया गया था? राइट आंसर है यहां पर 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, कहीं कहीं पर 24 जनवरी दिया गया है, जैसे मैंने आपको प्रतीक चिन्हों में बताया था। आपको ऑप्शन के आधार पर टिक करना है, यहां पर आपका 26 जनवरी 1950 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? देखिए, जितने भी हमारे प्रतीक चिन्ह हैं ज्यादातर वो 1950 में अपनाए गए, चाहे वो राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रीय प्रतीक हो, इन सबको 1950 में अपनाया गया। लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसे आपको डेट सहित याद रखना है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा ने इसे अपनाया था। इसको आपको डेट के साथ याद रखना है, क्योंकि आप ऑप्शन देख सकते हैं किस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए आपको यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो डेट सहित 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसको समझते हुए चलते हैं कि अगर सही है तो क्यों सही है और अगर गलत है तो सही क्या है। चलिए, पहला स्टेटमेंट दिया है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो ये स्टेटमेंट 100% सही है। ठीक है, दूसरा है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र है उसमें 21 तीलियां हैं। तो ये वाला गलत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला हमारा गलत है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात ये बोल रहा है कि 3:4 है, जो कि गलत है। कितना अनुपात है? अगर हम बात करें चौड़ाई और लंबाई की, जिस क्रम में इसने पूछा है, जो चीज पहले पूछी है आप उसी को पहले आंसर करेंगे। इसने पहले चौड़ाई पूछी है, तो इसका जो सही अनुपात है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, वो कितना होता है? वो आपका
3:2 होता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ठीक है, तो चौड़ाई और लंबाई पूछी है तो ये होता आपका 2:3। ठीक है, ये आपका गलत है। इसको याद रखना, हमारे राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई 3 और चौड़ाई 2। ठीक है, जिस क्रम में आपको एग्जाम में पूछा जाता है, यहां पर चौड़ाई पहले पूछी है तो आप पहले चौड़ाई बताएंगे और फिर आप इसकी लंबाई का अनुपात बताएंगे। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, तो केवल यहां पर पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्र ध्वज को अपनाया था? तो वही प्रश्न है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है ये कमल का फूल है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सभी जानते हैं, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे भी आपको पेपर में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ठीक है, राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। इसे भी आपको याद करना है। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो वो है सत्यमेव जयते। ठीक है, भारत का आदर्श वाक्य। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो जो हमारे झंडे में चक्र है नेवी ब्लू कलर का, यह आपके न्याय का प्रतीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या कितनी है? आरे यानी कि जो तीलियां हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जो चक्र है उसके अंदर कितनी तीलियां हैं ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए, एक ही प्रश्न है, ऊपर तीलियां पूछी थी, यहां पर आरे पूछ लिए, तो आपको वो लैंग्वेज चेंज करते हुए क्वेश्चन बनाता है एक ही क्वेश्चन का। तो इस सीरीज से आपका यही फायदा होता है कि आपको एग्जाम की प्रॉपर लैंग्वेज यहां पर मिल जाती है। प्रश्न किस भाषा में, किस लैंग्वेज के साथ आपसे घुमा घुमा कर एग्जामिनर प्रश्न करता है और ऑप्शन के साथ वो किस तरीके से यहां पर खेलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन यहां पर सही है? तो फिर से स्टेटमेंट है, चलिए इनको पढ़ते हैं और इनको समझते हैं। पहला दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत पर आधारित है। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट इसने दिया है कि भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग 1957 में अपनाया गया था, और यह क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है कि भारत ने राष्ट्रीय पंचांग जो किस पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है, कब अपनाया? तो 1957 आपको याद करना है, यह गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर हमारे गलत हैं। ठीक है, 1957 को लेकर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो इसी के साथ आपको याद करना है। पहला, राष्ट्रीय पंचांग हमने अपनाया। दूसरा, जो सिक्के की दशमलव प्रणाली है इसे भी हमने 1957 में ही अपनाया। ठीक है, पहले जो 1 रुपए का सिक्का था वो 16 आनों में विभाजित होता था, लेकिन 1957 में हमने सिक्के की जो दशमलव प्रणाली है इसको अपनाया था, और जो 1 रुपए का सिक्का था उसे 100 बराबर पैसों में बांट दिया था। तो क्वेश्चन बनता है, दशमलव प्रणाली कब अपनाई? 1957। नेक्स्ट है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? तो हमारे संविधान में हमारे देश को भारत और इंडिया ये बोला गया है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जो अनुच्छेद 1 है हमारे संविधान का, उसमें क्लियरली लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इंडिया के लिए? भारत और इंडिया दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो जैसा मैंने आपको बताया, जो संविधान का पहला अनुच्छेद है इसके अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा, यानी राज्यों का यूनियन होगा। ठीक है, इसे आपको याद करना है। बहुत बार ये क्वेश्चन बना है कि संविधान में भारत को क्या बोला गया है? तो राज्यों का संघ बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के निम्नांकित में से
किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है? देखिए, अगर नया राज्य का गठन होता है तो वो होता है संविधान के आर्टिकल 3 के तहत। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन है जो डाउटफुल क्वेश्चन है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चले। मैंने पहले भी आपको क्लियर किया है, यहां पर दोबारा से हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, भारत में नए राज्य का गठन दो तरीके से हो सकता है। या तो जो अंदर ही भारत के राज्य हैं उन्हीं में से तोड़फोड़ करके एक नया राज्य बना दिया जाए, जैसे यूपी से अलग करके उत्तराखंड बना, बिहार से अलग करके झारखंड बना और पहले पश्चिम बंगाल से अलग करके बिहार बना। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि बाहर के किसी जो कंट्री है या किसी देश की जो भूमि है उसे भारत अपने में मिला ले और किसी बाहर के राज्य का विलय भारत के अंदर कर दे। ठीक है, या किसी नए राज्य का प्रवेश कर ले, अपने अंदर तोड़फोड़ ना करे, तो वो दूसरा तरीका है। जब हम पहला तरीका अपनाते हैं कि नए राज्य का गठन होता है, नए राज्यों का गठन यानी जो पुराने राज्य हैं उनके बॉर्डर्स में चेंजेस किए जाते हैं, तो उसको कहते हैं अनुच्छेद 3 के तहत वो काम होगा। और जब नए राज्य का प्रवेश किया जाएगा भारत संघ में या किसी दूसरे राज्य का विलय किया जाएगा भारत में, वो अनुच्छेद 2 के तहत होता है। तो सिंपल सी बात जो आपको इन सारी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी उससे याद करनी है, अगर नए राज्य का गठन होगा, ठीक है, तो अनुच्छेद 3 और नए राज्य का प्रवेश होगा अनुच्छेद 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नए राज्य की गठन की शक्ति किस में निहित है? तो नया राज्य कौन बना सकता है? यह बना सकती है केवल संसद। यह शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो राज्यों की सीमा में कौन चेंजेस कर सकता है? यह शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। ठीक है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे है? वही प्रश्न है लेकिन घुमाकर दे दिया। और देखिए कब कब पूछा गया है, तो जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेनेशन दी उसको आप क्लियरली यहां पर समझ सकते हैं। राज्य को संघ में सम्मिलित करना यानी अनुच्छेद 2, नए राज्य के गठन करना या स्थापना करना यानी अनुच्छेद 3। ठीक है, किसके पास है ये शक्ति? ये शक्ति केवल संसद के पास है। यहां पर लोकसभा दी गई है तो अकेले लोकसभा के बस की नहीं है, यहां पर संसद का काम होगा, यानी राज्यसभा भी इसमें उसको पास करेगी, लोकसभा भी करेगी और फाइनल में राष्ट्रपति भी हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, तो संसद। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? वही प्रश्न है, बस घुमाकर है, संसद को प्राप्त है। ठीक है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी अच्छा प्रश्न है। अगर कोई नया राज्य बनता है तो कैसा बहुमत होना चाहिए जब वो विधेयक पारित होता है? राइट आंसर है केवल साधारण बहुमत की जरूरत होती है। 2/3, 3/4, 2/3 और आधे राज्यों का अनुसमर्थन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। नए राज्य का गठन केवल साधारण बहुमत से पारित अगर विधेयक हो जाता है तो नया राज्य बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। अब ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी ऊपर किया, लेकिन देखिए किस तरीके से उसने भाषा ही बदल दी और ऑप्शन आपको कितने लंबे लंबे उसने ऑप्शन दे दिए। नया राज्य सृजित करने के लिए विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ठीक है, तो नए राज्यों से संबंधित कौन सी ऐसी जो हमारा संवैधानिक उपबंध है संविधान में जिसके बारे में नहीं बताया गया है या जिसके बारे में उल्लेख ही नहीं है? तो यहां पर राइट आंसर है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र को शामिल करने का अधिकार किसको प्राप्त है? केवल संसद को प्राप्त है। राज्य कभी भी किसी भी राज्य को या किसी भी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसे भारत में शामिल नहीं कर सकता। यह अधिकार केवल संसद के पास है, तो यह संविधान में नहीं है। ठीक है, बाकी राज्य का क्षेत्र अगर बढ़ाना चाहे तो संसद बढ़ा सकती है, घटाना चाहे घटा सकती है, नाम में परिवर्तन करना चाहे तो परिवर्तन भी कर सकती है, लेकिन यह अधिकार किसके पास है कि नया राज्य शामिल होगा? केवल संसद। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो इनमें से कौन है जो अनुच्छेद हमारा 3 है उसके तहत संभव यहां पर नहीं है? राइट आंसर है नए राज्यों का प्रवेश।
जैसा मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, ऊपर कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया, अब आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन होता है। नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत होता है और यही मैंने आपको ऊपर समझाया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का प्रवेश नहीं होता, अनुच्छेद 2 के तहत होता है। ठीक है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फिर से कथन वाले क्वेश्चन आ गया और ऐसे क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलते हैं। चलिए एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर इनके बारे में बात करते हैं कि ये सही है या गलत है। पहला दिया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन जो राज्य हैं इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये भारत से अलग होने के बारे में सोच सकें या भारत से अलग हो सकें। ठीक है, इनके पास अधिकार नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस चीज का अधिकार नहीं देता कि हम किसी भी राज्य के भारत से अलग होने की बात करें या उसका समर्थन करें। ठीक है, क्योंकि ये किस कीमत पर है? अगर आप इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं और कहते हैं कि ये राज्य भारत से अलग हो जाना चाहिए, ये तो फिर डायरेक्ट भारत की जो अखंडता है उसके बारे में आप उसको खंडित करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी इजाजत संविधान नहीं देता, तो इसकी सुरक्षा नहीं मिलेगी। अगर आप किसी भी राज्य के भारत से अलग होने की बात करते हैं, समर्थन करते हैं या केवल वकालत करते हैं, तो वो अपराध की श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसकी सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो ये आपका लिखा है कि सुरक्षा मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, तो केवल पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना करी गई थी? देखिए 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है कि ये अधिनियम कब आया? 1956 में आया। ठीक है, और इसके तहत 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश यानी संघीय क्षेत्र, जिन्हें हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, वो बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, और देखिए सभी क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई एमपी पीसीएस का है, कोई यूपी पीसीएस का है, कोई उत्तराखंड में पूछा गया है, कोई एसएससी में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में रिपीट होते हैं संविधान से। और अभी तो हम केवल संविधान कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम भूगोल को भी इसी प्रकार कवर करेंगे, इतिहास को भी करेंगे, अर्थशास्त्र को भी करेंगे, जो विविध जीके हैं जहां से आपके प्रश्न बनते हैं उनको भी करेंगे। बस आपका समर्थन इस सीरीज को होना चाहिए, इस सीरीज को आपका प्यार ऐसे ही आपको देना है, और हम पूरे जो नोट्स हैं और इससे भी अच्छे तरीके से मैं आपको यहां पर ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने का आगे प्रयास करता रहूंगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो हम यहां पर अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वर्तमान का आपको याद करना है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी होगी? देखिए ये क्वेश्चन आपसे जब पूछा गया था 2013 में कि अगर तेलंगाना बन जाता है तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, उस समय 29 इसका सही आंसर था, वर्तमान में इसका 28 सही आंसर है। तेलंगाना बन जाने के बाद भारत में अब राज्यों की संख्या कितनी है? अब 28 है। ठीक है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, वो एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसका राइट आंसर होगा 28। ठीक है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? वर्तमान की बात करें तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी नहीं है। राइट आंसर है गोवा एक यूनियन टेरिटरी नहीं है, गोवा एक पूर्ण राज्य है। ठीक है, दिल्ली क्या है? तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? देखिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। इसे आपको याद करना है, पेपर में पूछा जाता है। 69वां संविधान संशोधन आपके 1991 में हुआ। इसके तहत दिल्ली को
केंद्र शासित प्रदेश बनाए रखने के साथ साथ यहाँ पर एक विधानसभा गठित की गई, यहाँ की एक मंत्रिपरिषद बनाने के लिए प्रावधान किए गए और साथ में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया, ठीक है, जिसे हम एनसीआर के नाम से जानते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है जो उसके संबंधित यूनियन टेरिटरी से यहां पर मेल नहीं खाता है। चलिए देखते हैं। यहां पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 240 का जो ये घ वाला पार्ट है ये पौंडुचेरी से संबंधित नहीं है, ठीक है, इसे आपको याद करना है। पौंडुचेरी से संबंधित कौन सा है? 240 जो अना वाला है आपका, ये पौंडुचेरी से संबंधित है, ठीक है। जो घा है ये पहले आपके दादर और नागर हवेली से संबंधित था, वर्तमान में इसको हटा दिया गया है क्योंकि आप जानते हैं दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों को अब एक कर दिया गया है। तो ये सब के सब किस में आते हैं? ग के अंतर्गत आते हैं। पुंडुचेरी किस में आता है? ये आपके अणा में आता है, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है, उसका आपने चयन करना है। चलिए पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में प्राप्त हुआ था, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ये सही है, गलत नहीं है। दूसरा है दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है, हमें गलत का चयन करना है, ठीक है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन के द्वारा गोवा से अलग किया गया, तो ये भी सही है। जो चौथा वाला बिंदु है, दादरा और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। दादर और नागर हवेली जो कॉलोनियल रूल था, औपनिवेशिक रूल, वो यहाँ पर था 1954 तक, लेकिन फ्रांसीसियों का नहीं था, ये रूल पुर्तगालियों का था, ठीक है। तो इसे आपको याद करना है, ये आपका गलत आंसर है यहाँ पर, ठीक है। फ्रांसीसी की जगह पर अगर पुर्तगाली होता तो ये सही हो जाता। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना था? देखिए, सिक्किम भारत का राज्य बना कौन से संशोधन के द्वारा? तो ये बना 35वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ये जो 35वां संविधान संशोधन था ये आपके 1974 में हुआ। इसके तहत सिक्किम को भारत का एक एसोसिएट राज्य बनाया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा अभी नहीं दिया गया था। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को कब मिला? ये मिला 1975 में 36वां संविधान संशोधन जिसके लिए किया गया था, और इसके बाद सिक्किम भारत का 22वें राज्य के रूप में गठित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? सहायक राज्य के रूप में कब किया था? 35वें के तहत। और पूर्ण राज्य की बात करेगा तो इसका आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन, ये 1975 में हुआ था और इसके तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। ये भी क्वेश्चन बनता है कौन से नंबर का बना था, सिक्किम को लेकर पूछा जाता है ये, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें इनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, यानी कौन सा राज्य पहले बना उसका अनुसार आपने इनको लगाना है। बात करते हैं, चलिए। गोवा आपके बना 1987 में, ठीक है। तेलंगाना आप सभी जानते हैं 2014 में बना, झारखंड आपके सन 2000 में बना और हरियाणा आपके 1966 में बना। अब आप आसानी से बता देंगे पहले बना आपका कौन सा राज्य है, यहाँ पर आपका बना हरियाणा। तो 4, फिर आया गोवा 1, फिर आया झारखंड 3 और फिर आया तेलंगाना। तो 4, 1, 3, 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बताएं और उनके अनुसार आपको चयन करना है। फिर से वही प्रश्न है। तो कुछ इंपॉर्टेंट राज्य हैं जिनकी स्थापना और जिनके क्रम लगाने को आता है कि कौन सा राज्य कब बना, तो वो आपको याद करना है। और इस सीरीज का आपको एक फायदा ये भी है कि हम चीज़ों को इतनी बार यहाँ पर कवर करते हैं, इतनी बार मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, चीज़ें आपको यहीं पर याद हो जाती हैं। अभी देखना, जब आप इस वीडियो का एंड करेंगे आपको मैक्सिमम राज्यों की जो स्थापना है वो वर्ष याद हो चुका होगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था? छत्तीसगढ़ राज्य आपके बना सन 2000 में। अरुणाचल प्रदेश ये बना था 1987 में, ठीक है। झारखंड राज्य कब बना? ये भी बना 2000 में, ठीक है। और सिक्किम राज्य अभी मैंने आपको बताया 1975। अब यहाँ पर ये भी 2000 है, ये भी 2000 है, तो पहले कौन सा आएगा?
जो छत्तीसगढ़ है ये 1 नवंबर को बना और झारखंड आपके 15 नवंबर को बना। ठीक है, तो पहले आपका छत्तीसगढ़ आएगा झारखंड से पहले। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका 4, 2, 1, 3। ऑप्शन बी इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चारों की स्थापना मैंने आपको बताई। इनके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट राज्य जो हमको आगे जरूरत पड़ेगी, जिनके वर्ष नागालैंड कब बना था? नागालैंड आपके 1963 में बना। हरियाणा मैंने आपको ऊपर बताया 1966 में बना। जो मेघालय है ये आपके 1972 में बना और हिमाचल प्रदेश 1971 में बना। इन चारों को भी याद करना। अब आपकी सारी बातें क्लियर ऊपर आगे हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दिए गए राज्यों को आपने बताना है कौन सा क्रम यहां पर सही है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नागालैंड कब बना था? अभी मैंने आपको बताया 1963। हरियाणा कब बना था? अभी मैंने बताया 1966। सिक्किम 1975। अरुणाचल प्रदेश ये आपके बना था 1987। ठीक है, अरुणाचल और गोवा दोनों आपके 1987 में आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप कब आया था? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब की गई? डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, उत्तराखंड की स्थापना कब करी गई? आप सभी जानते हैं 9 नवंबर 2000 को। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ। इन्हें इनके गठन के आरोही काल क्रमानुसार आपने लगाना है। फिर से वही प्रश्न है। हरियाणा कब बना? अभी मैंने आपको बताया हरियाणा 1966 में बना। सिक्किम 1975 में बना। नागालैंड 1963 में बना। मेघालय 1972 में बना। अब आप आसानी से बता देंगे, पहले आपका नागालैंड बना, फिर आपका हरियाणा बना, फिर मेघालय और फिर सिक्किम। तो 3, 1, 4, 2 इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, 3, 1, 4, 2। तो इसी प्रकार आपको सारे यहां पर याद हो जाएंगे। फिर से वही है, आरोही क्रम में लगाना। और देखिए सारे प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, ये कोई मैंने अपने मन से इन प्रश्नों को नहीं बनाया है, तो ये सभी प्रश्न पेपर के पूछे गए प्रश्न हैं। निर्माण अगर आप बताएं, राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम अगर हम यहां पर लगाएं, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नागालैंड अभी हमने बात करी 1963, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल 1987। तो चारों आराम से आप बता देंगे कि इनका ये सही क्रम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम अब बताना है। अब घटते हुए क्रम में बनाना है, जो राज्य बाद में बना उसे पहले रखना है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी। हरियाणा राज्य आपके 1966 में बना, महाराष्ट्र 1960 में बना और राजस्थान 1956 में बना। तो ये इसका घटते हुए क्रम में सही आंसर है। फिर से आ गया, सूची को सूची 2 के साथ आपने मिलाना है। चलिए देखते हैं, नागालैंड कब बना था? हमने बात करी नागालैंड 1963 में बना। इसको 62 गलत करना। ठीक है, ये 1963 में बना। झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975। ये इसका सही आंसर होगा। 1962 में नागालैंड नहीं, 1963 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, कौन सा है बताना है। चलिए पढ़ते हैं। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है। तो यही स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैसूर राज्य का नया नाम क्या है? कर्नाटक है। ठीक है, इसे आपको याद करना है। चलिए, बाकी यहां पर सभी सही हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब करी गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की अगर बात होगी तो यहां पर आपका कोई भी आंसर सही नहीं है। देखिए 2 क्वेश्चन हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम अगर आपसे पूछा जाता तो 1956, और राज्य पुनर्गठन आयोग पूछा जाएगा तो आयोग आपके 1953 में बना था। क्योंकि यहां पर 1953 है नहीं, तो यहां पर आपके सभी ऑप्शन गलत हैं। सही आंसर क्या है? 1953। 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग था ये बना था। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी थी और इसके अंदर 2 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष फजल अली थे, उनके अलावा KM पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू इसमें शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात करी थी कि पुनर्गठन अधिनियम 56 में आया, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था।
ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। देखिए 1953 में अलग आंध्र प्रदेश को लेकर बहुत तेजी से आंदोलन चल रहे थे। तो 1953 में एक बड़े नेता जो आंदोलन कर रहे थे उनकी मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है अनशन के दौरान। उसके बाद ये आंदोलन और ज़्यादा तेज हो जाता है। तो 1953 में सरकार घोषणा कर देती है कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनेगा। जैसे ही ये घोषणा होती है अलग अलग राज्यों से भी इसकी मांग उठने लगती है। तो इसी मांग को सुनने के लिए, इसका समाधान करने के लिए आंध्र प्रदेश के गठन के बाद एक आयोग बनता है जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं, जो 1953 में बना। फिर इसने समीक्षा करी और फिर इसने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में कि ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और भाषा के आधार पर फिर सभी राज्यों का गठन वहां पर किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ? तभी हमने देखा 1953 में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो ये आप बता देंगे। अब मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी। 1956 में नए जो पुनर्गठन था राज्यों का भाषा के आधार पर वो किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी भी प्रदान नहीं किया गया है? तो जो विशेष राज्य का दर्जा है, बहुत टाइम से इसकी मांग चल रही है कि यह दर्जा बिहार को दिया जाए, अभी तक नहीं दिया गया है। तो बिहार को कभी भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। अगर हम बात करें भारत में विशेष राज्य का दर्जा किन किन राज्यों को मिला हुआ है, तो ये मिला है आपके, एक तो जो आपके 8 पूर्वोत्तर के राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, उन 8 को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। इनके अलावा 2 हिमालयी राज्य, एक हमारा उत्तराखंड और एक आपका हिमाचल, ठीक है, इन दोनों को भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में केवल इन 10 को प्राप्त है। पहले जम्मू कश्मीर को भी था जब ये राज्य था, अभी ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जिनको हिमालय जो विशेष राज्य का दर्जा है वो मिला हुआ है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहां पर सत्य है आपने बताना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि कांग्रेस के नागपुर सत्र में 1920 के बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1920 में जो कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हुआ, उसके बाद जो प्रांतीय कांग्रेस समितियां बनी, इनका गठन भाषा के आधार पर हुआ था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि 1948 में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। तो 48 में कांग्रेस ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। ये भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहां पर है। तो दोनों कथन यहां पर सही हैं। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद ही तुरंत से भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने की मांग की जा रही थी। इसके लिए, इसके समाधान के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई। एस.के. धर उसके अध्यक्ष थे। उस कमेटी का काम था कि वो अपनी सिफारिशें दे कि भाषा के आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, एस.के. धर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इस कमेटी ने जो सिफारिशें करी उन पर विचार करने के लिए कांग्रेस ने एक और समिति का गठन किया जिसे हम जेवीपी समिति कहते हैं। जेवीपी यानी जवाहरलाल नेहरू, वी यानी वल्लभ भाई पटेल, पी यानी पट्टाभी सीतारमैया। तो इस जेवीपी कमेटी ने उस जो एस.के. धर कमेटी थी उनकी सिफारिशों का अध्ययन किया, उनके पर विचार किया और फिर इस कमेटी ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को मना कर दिया। उसी के बाद आंदोलन तेज होते हैं, जिसके बाद 1953 में आंध्र प्रदेश बन जाता है। तो इसको भी आपको याद करना है। ठीक है, कौन सी कमेटी थी? एस.के. धर कमेटी, उसने मना कर दिया था। फिर कौन सी कमेटी आई? जेवीपी कमेटी, उसने भी मना कर दिया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा जीके रिवीजन सीरीज का। आज हमने भाग 8 यहाँ पे कवर किया। आज के वीडियो में हमने संविधान से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया। ये सीरीज के हमारे 8 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और इन 8 भागों में हमने पूरे संविधान के सीरियल वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को यहाँ पर देखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी है या कुछ चीज़ खराब लगी है तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर उसका फीडबैक दें, ताकि हम अपने आने वाले वीडियोज़ में उसको करेक्ट कर सकें और बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करवा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।